सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब बाजिद हैं, उन्हें बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी हैं, समझाने की कोशिश की, खासतौर पर तारीख के हवाले से कि इस तारीख को क्यों चूज़ किया जा रहा है। बहुत से लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट था, एतराज़ था अपोजिशन में से भी, उनको भी तारीख के हवाले से था, तरीकाकार के हवाले से था कि जिसको फॉलो किया जा रहा है, जो प्रोसीजर प्रोसेस, ये सही नहीं है, खासतौर पर तारीख ठीक नहीं। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि मैं भी जिद्दी हूं और मैं टस से मस नहीं हूंगा, लिहाजा उन्होंने स्टैंड लिया और कह सकते हैं कि जी किसी को शामिल के बगैर उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा। उन्होंने कहा बस जी मैं ऐलान करता हूं मार्च का, और अक्टूबर में ही इसी तारीख को ये मार्च होगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मार्च होना चाहिए। चले जी मार्च करें, आप तारीखी मार्च करें, किसी ने आपको रोका नहीं है, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न होता है इख्तलाफ राय, लेकिन इख्तलाफ करने की कोई वजह होती है। नाजरीन, जब आप इख्तलाफ करते हैं, अगर ये मार्च करना चाह रहे हैं, सड़कों पर आना चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं, इनका जमहूरी हक है, इनको पूरा हक हासिल है। लेकिन मेरी नज़र में जब भी कोई मार्च करता है, एहतजाज करता है, कोई सड़कों पर आता है, उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक वजह, कि वजह क्या है, ठोस वजह क्या है कि जिसकी वजह से आप सड़कों पर आने को तैयार है। दूसरी चीज़ क्या होती है जी, लीडरशिप, क्या फॉलो किसको कर रहे हैं, यानी आपका लीडर कौन है जो आपको अपने पीछे लेकर चल रहा है, तो क्या वो सही समत में आपको लेकर जाएगा भी या फिर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कायदे आज़म ना होते, अगर कायदे आज़म जैसी लीडरशिप ना होती, तो क्या आज पाकिस्तान होता? मेरे मुताबिक बिल्कुल ना होता। कायदे आज़म और जो उनके साथी थे, उनकी जिद्दोजहद की वजह से, उनकी सही जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, लीडरशिप की वजह से आज हमें पाकिस्तान नसीब हुआ, जहाँ पे हम खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान के हालात देख लें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ या इवन माइनॉरिटीज़, जिसमें सिख भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, उनके साथ कैसा सलूक बरता जाता है। वही सलूक हमारे साथ भी बरता जाता था, हमारे बावजदाद के साथ बरता जाता था। तभी उनको महसूस हुआ कि पाकिस्तान का मुतालिबा बहुत ज़रूरी हो चुका है, और जिद्दोजहद की जो कि रंग लाई और हमें पाकिस्तान मिला। लेकिन अभी जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी वजह क्या है, आखिर क्यों सड़कों पर आया जा रहा है। और दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आती है कि मौलाना साहब 3 तरह के एहतजाज कर रहे हैं जी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एहतजाज हो रहा है, मार्च हो रहा है जी, 1 मिलियन मार्च हो रहा है, इसके साथ साथ आपका आज़ादी मार्च हो रहा है। दर हकीकत ये मार्च है क्या? कहीं कुर्सी मार्च तो नहीं है, इस्लाम की जगह इस्लामाबाद मार्च तो नहीं है, इक़्तिदार मार्च तो नहीं है, मिनिस्टर इनक्लेव जिसके मज़े छिन के कहीं वो मार्च तो नहीं है। अब बेशुमार सवालात हैं और अपोजिशन इतनी कंफ्यूज क्योंकि मॉरली साथ खड़ी है, फिजिकल अपीयरेंस उनकी वहाँ पर नहीं होगी। ये क्या वजह, गुत्थी सुलझे की कैसे? मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन पहले पैनल से मैं कहूँगी कि बिलावल साहब का एक क्लिप होगा आपके पास जिसमें उन्होंने खुलकर तनकीद की इमरान खान साहब जो कि हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्लिप ज़रा चलाइएगा। तो बिलावल साहब की इमरान खान साहब पे तनकीद आपने देखी और तनकीद के नश्तर बरसाए गए, चौके छक्के मारे गए इमरान खान साहब की जानिब, तनकीद बड़े अल्फाज की। अच्छा जी, मैं मेहमानों से तारीफ करवाती हूँ। पीटीआई से मैं ज्वाइन करें रामेश कुमार साहब, सर वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी से अखुनजादा चट्टान हमें ज्वाइन करेंगे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है PMLN से अताउल्लाह तारिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चूंकि अभी जो बॉल है जो कोर्ट में फेंका जा रहा है, मौलाना साहब आने के लिए तैयार हैं, धमकी दे चुके हैं, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अब सिटिंग गवर्नमेंट पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हैंडल कैसे किया जाएगा इस गेंद को जो कि उनके कोर्ट में गिर चुके हैं। मौलाना साहब ने तड़ियां भी लगा दी, उन्होंने अपना जमहूरी हक भी इस्तेमाल करने की तड़ियां लगा दी कि मैं तो आ रहा हूं, भाई कोई रोक सके तो रोक ले। तो मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी रामेश कुमार साहब, हुकूमत कितनी परेशान है, कितनी डरी हुई है, या फिर हौसला अगर है तो कितना है? और बिलावल ने जो खुले अल्फाज में बोला कि पहले दिन ही जब मैंने उन पर तनकीद की तो उन्होंने कहा था मैं कंटेनर दूंगा एहतजाज करने के लिए, और आपकी पार्टी में से कुछ लोग कह रहे हैं हम तो हलवा भी देंगे, तो क्या फिर कंटेनर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? और इसको हम मजाक में क्यों लेते हैं? एहतजाज होने जा रहा है, पाकिस्तान की मैशत ऑलरेडी बहुत सफर कर रही है, तो ये जो उर्दू वाला सफर होने जा रहा है उसकी वजह से हमारी मैशत, हमारी इकोनॉमी इंग्लिश वाला कितना सफर करेगी अगर बाकी उन्होंने डेरे डालिए शहर इक़्तिदार में। देखिए, मजाक में लेना भी नहीं चाहिए और हर किस्म की ऐसी एहतजाज के उसके प्रिकॉशंस ज़रूर होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज जब भी हुआ है, हमारी इंटरनेशनल फोर्सेस ने ऐसे लोगों को चूज़ किया है जो अपनी मफादात की खातिर किसी भी टाइम पाकिस्तान के मफादात को नहीं देखते हैं, अपने मफादात की खातिर जो है वो बिक जाते हैं। ये थ्योरी आज से नहीं चल रही है, ये माजी से चल रही है। यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा सफ़र किया है। पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले मुल्क जो है
वो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें, मगर हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे चली गई है। उसके अंदर सबसे बड़ी जो हमारी बात होती है वो डिप्लोमेसी होती है, और डिप्लोमेसी की वजह ये है कि जब भी हमने किसी मुल्क को आंखों में आंखें डाल के हमारी लीडरशिप ने बात की है, तो बात करने के बाद वो ढूंढते हैं कि कौन से लोग हैं जो इस मुल्क की जड़ों को अंदर से कमज़ोर करें, पॉलिटिकल जो है वो टर्मोइल ऐसा डिस्टर्बेंस पैदा करें। ये ऐसी हमेशा चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। मौलाना फजल रहमान आज असेंबली से खुद बाहर है, मगर उसकी पार्टी मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली को अहमियत दें और असेंबली के अंदर ये इशू डिस्कस करने चाहिए। मगर बात ये आएगी कि तारक साहब इस चीज़ को लेगा कि भाई माजी में ये चीज़ें हुई है। भाई बिल्कुल माजी में चीज़ें हुई है, और जो भी गलत थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मगर हिस्ट्री तो सीखने के लिए है। अगर हिस्ट्री से सीखने के बाद भी सियासी जो लोग हैं, सीनियर जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के मफादात को नहीं देखेंगे, अपने मफादात को देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कभी तो टर्निंग पॉइंट आएगी। जिस दिन कोई तो ऐसा बंदा आएगा जिस दिन वो कहेगा कि नहीं, माजी की गलती से हमने सीख लिया, इसने गलती की मगर हम आज इसको नहीं करते। मैं अभी एक जॉइंट सेशन जब चल रहा था, प्रेसिडेंट की स्पीच हुई, मैंने उस टाइम कहा कि गवर्नमेंट ने चलो प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर किया, मगर आप अगर अपोजिशन आज अगर एक बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती कि नहीं कश्मीर का इशू है और हम इसके इस वजह से जो है वो इसको छोड़ देते हैं और हम प्रेसिडेंट के स्पीच को एक जॉइंटली मैसेज देना चाहते हैं, तो सारा मीडिया अपोजिशन की तारीफ़ करता। मगर उन्होंने भी कहा नहीं, अगर गवर्नमेंट अच्छा नहीं करती है हम भी जो है वो क्यों करें, यही शोर शराब हुआ। हमने मैसेज ये दिया कि आप कुछ भी करें, इंडिया के अंदर मोदी गया मगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर थी, मगर हम एक पेज के ऊपर नहीं होती हैं। असर किसके ऊपर नेगेटिव पड़ता है, हमारे मुल्क के ऊपर असर पड़ता है। तो इस वजह से सोचने का वक्त है, मकान है। और आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है कि मौलाना फजल रहमान क्या एजेंडा लेके जा रहा है, उसकी एजेंडा क्या है, उसकी लीडरशिप क्या है, लोग कैसे उसके पीछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये सारे इशू जो है वो सोचने के हैं। और मैं समझता हूँ अच्छा, फंडिंग के हवाले से मैं आपसे जरूर पूछूंगी आगे चल के रमेश कुमार साहब, मैं बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब वक्त है कि बाकियों को भी शामिल गुफ्तगू करते, इससे पहले कि नाराज हो जाए, वो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जी। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी तारड़ साहब, मुझे ये समझा दीजिएगा जरा, फंडिंग की बात वो कह रहे हैं, फंडिंग की बात बहुत से लोग कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ से आ रही है फंडिंग? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। रमेश कुमार साहब एक वॉइस ऑफ सैनिटी हैं और हमेशा हकीकत पसंद बात करते हैं, और हर दौर में इन्होंने जो है वो अच्छी बातें की हैं, ये चाहे जिस भी पार्टी में हो। जो फंडिंग का आपने कहा, उस पर देखिए जो सोशल मीडिया के ऊपर रसीदें काटते हुए वो जो कुछ इमेजेस आए थे कि जी तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम रिसालत के हवाले से वो पर्चियाँ काटी जा रही हैं, बट ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हर दौर के अंदर बहुत बहुत बड़े जलसे करते रहे हैं। यही लाहौर मीनार पाकिस्तान में हमारे दौरे हुकूमत में लाखों का मजमा था, और ताजिर बरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। और छोटे ताजिर जो हैं वो बाकायदा जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ एफिलिएटेड हैं, वो बाकायदा मंथली इनको डोनेशंस भी देते हैं, और उनका एक तरीक़ेकार है पार्टी के अंदर डोनेशंस इकट्ठी करने का। तो फंडिंग का एक तो ये दो तरीक़ेकार मैंने आपको बयान कर दिए। बाकी डोनेशंस लगती कहाँ पर हैं? देखिए वो तब JUIF का कोई नुमाइंदा बेहतर बता सकेगा कि उनकी डोनेशंस का अपना इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, कहाँ लगती और वो कहाँ पे लगती हैं, बिकॉज JUIF को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक मैं उनकी फंडिंग के मैकेनिज्म पे कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा बताइए, अगर हम एक नहीं है, वो भी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि अगर हम एक नहीं है, जिसमें वो बता रहे थे कि इंडिया की असेंबली में तमाम लोग एक पॉइंट पर एक हो जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हमारी मुल्क की बका की बात है, इज्जत की बात है, वकार की बात है, कश्मीर के साथ हम खड़े हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके एक तारीखी डिबेट की, अगर कह दूँ तो गलत नहीं होगी, कि उनके नाकदीन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने सिर्फ कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं की, पाकिस्तान होने की नुमाइंदगी नहीं की, पाकिस्तानी बल्कि मुसलमानों का केस लड़ा, एक मुसलमान बन के। मुझे बताएं कि जब हम एक ना होंगे, और खासतौर पे इस तारीख को चूज करना, क्या पैगाम जाएगा इंटरनेशनली? मैं इस पे आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि जब जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कश्मीर के इशू पे बुलाया गया जी, और आजम सवाती साहब ने सुबह वो जॉइंट रेजोल्यूशन वहाँ पे पढ़ा, तो उसमें आर्टिकल 370 और 35A का मेंशन नहीं था। हम इनके साथ बैठे और हमने इन्हें कहा कि जी हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के तौर पे आपके साथ बैठने को तैयार हैं, इसमें 370 35A डालें, और फिर पार्लियामेंट दोनों हाउसेस में। आपने मौलाना साहब को समझाने की कोशिश की? नहीं, देखिए हमने दोनों, मौलाना साहब की पार्टी भी इसमें शामिल थी, हमने दोनों हाउसेस ने पार्लियामेंट में जॉइंट रेजोल्यूशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर टेबल किया। उसके बाद सेनेट में जॉइंट हुआ, फिर वजीर आजम जब गए आज़ाद कश्मीर
तो हमारी पार्टी के PMLN के जो AJK के प्रेसिडेंट है राजा फारूक हैदर, करंट प्राइम मिनिस्टर AJK, वो इमरान खान साहब के साइड पे आपको बैठे हुए नजर आए। जहां पे हमने रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना था हमने करके दिखाया है। बट आप देखिए कि स्पीच का बिल्डअप और उसका फॉलोअप क्या है। आपने UN ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर रेजोल्यूशन टेबल नहीं कर सके बिकॉज आपके पास रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स नहीं थे। स्पीच हो गई वेल एंड गुड, स्पीच के बाद आपने क्या किया है, जो सफारती महाज के ऊपर अग्रेशन चाहिए था, तमाम पार्टीज को इकट्ठा करते, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड को पेनिट्रेट करते, शहबाज शरीफ साहब को तुर्की भिजवाते, भुट्टो साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ईरान भिजवाते, खुद यूरोप जाते, मौलाना फजल रहमान को सऊदी अरेबिया भिजवाते। आपने तो कश्मीर पे लोगों को इकट्ठा नहीं किया। तो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो फेल हो चुकी हैं। हमारा मानना ये है कि इस हुकूमत के रहने का अब कोई जवाब इस मुल्क में नहीं बचा है। ठीक है जी, आपने बड़े पॉइंट्स रेज कर दिए जी। आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं चट्टान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बिलावल साहब बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे थे और आप लोग कहते थे कंटेनर देना चाहिए, और उन्होंने खान साहब को बड़ा टॉन्ट मारा, बड़ा तंज किया कि जी आप कहते थे कंटेनर दूंगा, अब दें, कंटेनर देने का वक्त आ गया। मुझे ये पॉइंट समझा दें जरा खूनज़ादा साहब कि कंटेनर पे चढ़ना है मौलाना फजलुर रहमान ने, या फिर वो मदरसे से आए हुए बच्चे जो कि पढ़ने जाते हैं लेकिन वो जलसों के लिए इस्तेमाल होते हैं बेचारे, सॉरी टू से, वो चढ़ेंगे कंटेनर पे, या फिर कंटेनर में छुप के बैठेंगे, मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब, और वहाँ पे कंटेनर देने वाले जो होंगे वो खान साहब होंगे। अंदर बिलावल साहब का क्या किरदार है? सिर्फ कंटेनर मांगने के लिए आ गए हैं, वो साथ जाके चढ़ेंगे कंटेनर पे, आप लोग जाएंगे वहां पे? अखुनज़ादा साहब जी, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही थी, मैंने तो सुना नहीं कि आप क्या पूछ रही थी, लेकिन मेरे दोस्तों से मैंने जो बात सुनी तो इसके तनाजुर में मैं इनको क्लियरली नहीं सुन पा रही, अगर टीवी पे भी इनकी आवाज सही नहीं जा रही। ठीक है जी, टीम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि प्रोग्राम लाइव है, मेरी टीम से इस तरह बात करनी पड़ती है, इनको दोबारा फोन पर लेने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी रामेश कुमार साहब, ये सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जी बड़ी एक्सपेक्टेशन यदि कंटेनर मिलेगा, कंटेनर मिलेगा, कि बिलावल साहब कंटेनर क्यों मांग रहे हैं? चढ़ना कंटेनर पे मौलाना फजलुर रहमान ने है, कंटेनर देना आपके इमरान खान साहब ने, तो ये बिलावल साहब दरमियान में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, बिलावल साहब की जो वालिद हैं वो जेल में हैं, मियाँ साहब उधर जेल में हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मगर फिर भी वो समझदारी के साथ इस वजह से बिलावल काम ले रहे हैं कि भाई आप रिलीजियस जो मैटर लेके आ रहे हैं वो इशू नहीं है, और स्पेशली इमरान खान की स्पीच के बाद आपको ऐसा मैसेज लेके आना मैं समझता हूँ बनता नहीं है। तो बिलावल ने, मगर बिलावल भी मज़ा लेना चाहता है क्योंकि गवर्नमेंट की जो सख्तियां हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग फ्री, गवर्नमेंट किसी भी नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहती है कि भाई आप किसी पॉलिटिकल बंदे को गिरफ़्तार नहीं करो, तो जिसकी वजह से वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली नहीं चले, गवर्नमेंट डिस्टर्ब रहे। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हर पॉलिटिकल, आज ये नहीं, जब PMLN की पार्टी थी तो PTI नहीं किया, और अगर आज PTI की बारी है तो फिर PMLN कर रही है, जब पीपल्स पार्टी की बारी थी तो PMLN कर रही थी। ये तसलसल चल रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने मफादात की में चलती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो गिराने के चक्कर में चलती है। अब इशू ये है कि अब वो क्वालिटीज़ कहाँ से आएंगी जो हर एक को इकट्ठा कर सके। अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ नहीं हुई है। मैं तारड़ की इस चीज़ से मुतफिक हूँ कि कश्मीर के इशू के ऊपर हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज के ऊपर होना चाहिए था, उसके अंदर मेजर रोल हमारा बनता था, अपोजिशन का भी बनता है, 60% हमारा बनता है, 40% अपोजिशन बनता है, रेसिप्रोकली हर चीज होती है, मगर मेजर शेयर पाकिस्तान के लिए बात की है। बिल्कुल, बड़े बड़ा अच्छा लगा। से हम आगे बढ़ते, कहीं भी इख्तिलाफात साइड पे कर देने चाहिए, कश्मीर के ऊपर हमारा यूनानी मसले अगर आवाज जाता, एक रेजोल्यूशन से हटके हमने रेजोल्यूशन तो पास किया। ठीक है जी, आवाज से मुझे याद आया रमेश कुमार साहब, अच्छा जी, खूनज़ादा चट्टान साहब को हमारी आवाज जा रही है, आई होप कि उनकी आवाज भी हम तक पहुंचे। चट्टान साहब ने दोबारा हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। चट्टान साहब, आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगे, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, कि क्यों नहीं फिर बिलावल साहब चट्टान बन के साथ खड़े हो जाते, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं ना किसी का बंदूक चलाने के लिए, जाओ करो फायरिंग, इमरान खान साहब की काबीना को गिराने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कंटेनर तुम मांगो और वो दे दे तुम्हें कंटेनर, मैं दूर से बैठ के तमाशा देखूंगा टीवी पे चल क्या रहा है, साथ नहीं जाऊंगा, ये क्या बात हुई? देखिए, हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते हैं। आपको याद है कि जैसा इलेक्शन हुआ और फजल रहमान साहब ने आप पाकिस्तान पर बुलाया, का हुकूमत है, हमें आवाज नहीं आ रहा, नहीं होना चाहते और हम नहीं जाना चाहिए। बिलावल साहब का जो सबको
मेरे ख्याल से अभी भी आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। ठीक है, टीम ने मुझे बताया कि ट्रेवल कर रहे हैं, आई थिंक मोटरवे पर है, कहीं पर है, तो वहाँ पे सिग्नल्स का इशू आ रहा है। तो ठीक है जी, चट्टान साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी में से किसी और के मौक़िफ़ को अगर आप पहुँचाना चाह रहे हैं तो टीम प्लीज़ किसी से बात कीजिए और उनको लाइन अप कीजिए। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी तारिड़ साहब, आप ये बताइएगा, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि जी वो अब हमने इकट्ठे होना है, एक पेज पर होना है, लेकिन हम इकट्ठे एक पेज पर कैसे हो सकते हैं? इससे पहले कि हम आगे चलें, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक क्लिप है हमारे पास, टीम अगर वो क्लिप तैयार है तो पहले वाला क्लिप जरा चलाइएगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, क्लिप आपने सुना। तारिड़ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, वो भी उसी पॉइंट को बिल्कुल कह रहे हैं जी जो आपने पॉइंट मेंशन किया था। सेकंड कह रहे हैं कि इस तारीख का इंतखाब क्यों किया गया। अब बहुत से लोग ताने बाने में जोड़ रहे हैं, ठीक है, मैं तो किसी के लिए ये लफ्ज़ बड़ा मेरी रूह काम जाती है, किसी को गद्दार कहना छोटी बात नहीं होती, बगैर सबूत के हम किसी का कनेक्शन कहाँ पे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी इम्पॉसिबल और बनता भी नहीं एथिकली। लेकिन आप बताइएगा, अब बहुत ज़्यादा ये बात गर्दिश कर रही है कि ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो भी करने जा रहे हैं अगर उनकी तारीफ़ होगी भारत में या भारतीय मीडिया तारीफ़ करेगा, या टू कट शॉर्ट अगर दुश्मन आपके किसी काम पर खुश हो रहा है तो फिर इसका क्या मतलब बनता है? देखिए डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हमारी पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी हैं, उनका ट्वीट शायद आपकी नज़र से गुजरा हो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के इशू पे गवर्नमेंट के साथ हैं और मोदी के लिए यहाँ से एक क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट एंड अपोजिशन स्टैंड यूनाइटेड एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न्ड। बाकी मैंने बातें आपको बताई, बट देखिए किसी भी सियासी जमात के किसी गैर मुल्की ताकत के साथ ताने बाने जोड़ना जब तक इस बात का सबूत नहीं आता इस पे कमेंट कोई भी नहीं कर सकता। मगर आप ये ज़रूर मानिए कि कश्मीर के इशू पे गवर्नमेंट से मिसहैंडलिंग हुई, हम साथ खड़े हुए पार्लियामेंट में भी, उनके जलसे में भी, बट मिसहैंडलिंग कहाँ पे हुई? आप अमेरिका जाते हैं, ट्रंप से मीटिंग करते हैं और मीडिएशन पे अग्री करते हैं। अब मीडिएशन जो है वो सालसी जो है जिस पे आपने अग्री किया, सालसी में सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों फरीकैन रजामंद हों सालसी के ऊपर। आपने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, आपने कहा कि कश्मीर की सालसी हो गई, मैं वापस आ रहा हूं, आपको हार पहनाए गए, एयरपोर्ट पे रिसेप्शन दिया गया और आपने यहाँ पे कश्मीर की फतह का ऐलान किया। आप वहाँ गए, आपने अपोजिशन को क्या मैसेज दिया? वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि शाहिद खाकान कहता था कि मैं करप्ट हूं तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया। आपने नैब की साख खराब की इंटरनेशनली। उसके बाद आपने बजाय इसके कि आप अपनी पॉलिसी पे बात करते, आपने कहा कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा, मैं नवाज शरीफ का टीवी उतार दूंगा, मैं चोर डाकू। देखिए ये चोर डाकू खेलते हुए बहुत देर हो गई है। इस हुकूमत को आए हुए 14 माह हो गए हैं, 6 साल से KPK में आपकी हुकूमत है। आप जो 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घरों का वादा करके आए थे वो कहाँ पे हैं? आपने अपने 100 दिनों के अंदर अंडा, बच्चा, कट्टा, मुर्गी का वादा किया था। वो पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमें फंड नहीं मिले, हमने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। आपके क्रेडिट पे 1 बिलियन ट्री है जो आपने UN जनरल असेंबली में बात की, उस पर आ जाइए। अगर 1 अरब दरख्त लगाना हो तो तकरीबन आपको 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा चाहिए और कुल रकबा KPK का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब है आपने 1/3 KPK पे ये दरख्त लगा दिए, आपने इसका ऑडिट नहीं होने दिया, आपने पार्लिमानी कमेटी बंद कर दी। महंगाई को आप देखिए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ, आपकी सारी बातें मैं आखिरी सिर्फ समझ कर दूं। देखिए महंगाई का हाल देखिए कि 12.65 पे महंगाई पहुंची हुई है। पेट्रोल हमारे दौर में 86 रुपए लीटर था, 114 पे आ गया है। रोटी 15 रुपए की मिल रही है। ये गरीब आदमी के साथ करना क्या चाहते हैं? और फ्यूचर प्लान समझ नहीं आ रहा कि अगले 2 साल में अगर बेहतरी आएगी तो कैसे आएगी। इकोनॉमी इस वक्त आपकी अफगानिस्तान से नीचे है। आपकी GDP ग्रोथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2.8 है, अफगानिस्तान की 3.5 है। ठीक है जी। डॉक्टर रामेश कुमार, आपने सारी गुफ्तगू सुनी तारिड़ साहब की, ये तमाम गिले हैं और इनमें से कुछ बिल्कुल बजा हैं, क्योंकि एज एन एंकर ना मैं आपकी साइड लूंगी ना उनकी साइड लूंगी, कहीं ना कहीं उनका एहतजाज जस्टिफाइड है कि क्या हुआ, 1 साल गुजर चुका और रोड मैप मिसिंग है, ये बहुत बड़ा मसला है। और आपको नहीं लगता डॉक्टर रामेश कुमार साहब कि इमरान खान साहब का बतौर वजीर आजम सबसे बड़ा इशू ये बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, और शायद ऑनेस्ट है तो तब इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं कि वो कह देते हैं 6 महीने में ये हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 1 महीना दे दे हो जाएगा। टाइम फ्रेम क्यों बताते हैं भाई? जब हो जाएगा तो देखा जाएगा ना, लोग मुतरफ होंगे, तारीफ करेंगे। पहले से कह देना 3 महीने में हो जाएगा, लोगों ने महीना गिनना शुरू कर देना जी। 90 दिन कब गुजरेंगे? जब 90 दिन गुजरेंगे तो तूफान आ जाएगा सोशल मीडिया पे, हुआ नहीं इमरान खान साहब। क्यों बताते हैं? उनको किसी ने समझाया नहीं कि सर आप करें, अच्छी नीयत से करें, जितना हो गया उसकी तारीफ समेट लें, जो नहीं हुआ उस पर क्रिटिसिज्म। टाइम फ्रेम क्यों देते हैं?
ये बड़ी गहरी बात है, इसको गौर से समझिए। पहली चीज तो ये कि प्राइम मिनिस्टर की विल है, प्राइम मिनिस्टर के दिल में एहसास है कि मैं ये जितने मसले मसाइल हैं मैं 2 महीने में ख़त्म करूं, 3 महीने में ख़त्म करूं, 6 महीने में ख़त्म करूं। इस वजह से बार बार वो जल्दी की टाइम लिमिट ज़रूर दे देते हैं, जो हम समझते हैं कि वो नहीं देनी चाहिए। में कह देते हैं डॉक्टर साहब, मैंने पहले कह दिया, ईमानदार है ना तो कह देते हैं, उनको लगता है मैं करूंगा, नीयत है उनकी। लेकिन क्या आपको लगता है सही है ये टाइम फ्रेम देना? मैं बात आप अभी मुकम्मल बात कर लें, फिर मैं बात करूंगा ना। आपने कर लिया, मैं करूं? अच्छा, मेन इशू ये है कि वहाँ पे जहाँ पे विल मौजूद है तो अच्छा, जब विल मौजूद है टाइम लिमिट देना बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। टाइम लिमिट अगर देना है तो बिल्कुल सोच समझ के देनी चाहिए। चाणक्य जी एक बहुत फिलासफर था, वो ये कहता था आप जो काम करें, जो बात बोले वो 10 मरतबा सोचें, मगर करने के बाद उसके ऊपर अटक जाएं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ नया तजर्बा है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट है। मगर दूसरी चीज़ ये कि रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो माजी में रियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी। 17 साल से मैं भी हुकूमत का हिस्सा हूँ। मैं इन हुकूमतों को मुशर्रफ के साथ भी रहा, मियाँ साहब के साथ भी रहा। एक चीज़ जो बाहर है वो अंदर है, मतलब कोई छुपी छुपाई हुई यहाँ पे अभी कोई चीज़ नहीं है। रियलिस्टिक चीज़ें हैं। रियलिस्टिक चीज़ों के बाद जब आदमी आवाम को बताता भी है, देखता है, तो वो पाकिस्तान के साथ ये धोखा नहीं करना चाहता कि मैं पाकिस्तान के स्टेक के ऊपर मैं हर चीज़ करता जाऊँ, सब्सिडियाँ देता जाऊँ, ये देता जाऊँ, जो नहीं हो सकता। डॉलर पुश करता जाऊँ मार्केट के अंदर, इन मैनेज करता जाऊँ। अब चीज़ें रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ का असर बिल्कुल महंगाई हुई है। अब इनको कैसे कर्टेल करना है, मैं समझता हूँ उसके लिए थोड़ी बहुत टीम की है कमज़ोरियाँ। विल मौजूद है मगर टाइम टू टाइम ये चीज़ें बेहतर होंगी और उसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आज फिर इस चीज़ के ऊपर जोर दूंगा कि मुल्क को इस जगह पे पहुंचाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसी न किसी का 70 सालों में डिप्लोमेसी मेन इशू रहा है। आज हम दुनिया के अंदर अकेले क्यों हैं? इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, सारी दुनिया आज इतने जुल्म के बाद भी उसके पास खड़ी है। सब कुछ एक साल में पीटीआई ने नहीं कर दिया। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना। मुझे अच्छा लगा डॉक्टर रामेश कुमार साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट करें, लेकिन आपने कहा कि हाँ, इमरान खान साहब को इस तरह डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए, टाइम फ्रेम नहीं बताना चाहिए कि इतने महीने में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा। अगर ईमानदार हैं, नीयत से चल रहे हैं, तो उनको ये नहीं बताना चाहिए कि कितनी देर में हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब इतनी देर में हो जाए। जब वो टाइम गुजर जाता है और वो नहीं होता, फिर लोग तनकीद करते हैं, खुलकर तनकीद करते हैं। और आपने साथ ही कहा कि नया तजर्बा है जी, नई टीम थी, नए लोग थे, नई पार्टी, लेकिन कायदे आजम ने भी तो नया तजर्बा किया था ना, और एक ही बार किया था, पूरा मुल्क बना लिया था, तो वो तजर्बा तो फ्लॉप नहीं हुआ था। फिर कायदे आजम का नाम हम लेते हैं, लेकिन हम कायदे आजम जैसे बन नहीं सकते। ब्रेक के बाद मिलते हैं। उसमें भी 7 साल स्ट्रगल में लगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। एक जाने हम देख रहे हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कमर कस ली। उन्होंने कहा जी एहतजाज होगा और इसी तारीख को होगा। जो तारीख जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है और जो अपोजिशन है वो अब तक उनका खुल के साथ उस तारीख की वजह से भी नहीं दे रही। वहाँ पर डेडलॉक जो आया, तारीख का भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो एहतजाज करूँगा। इधर मौलाना साहब जो है 3 किस्म के नामों के साथ एहतजाज कर रहे हैं जी। मिलियन मार्च करने जा रहा हूँ, आज़ादी मार्च करने जा रहा हूँ, और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मार्च करने जा रहा हूँ। दर हकीकत इस्लामाबाद मार्च करने जा रहे हैं, इक़्तिदार मार्च करने जा रहे हैं, कुर्सी मार्च करने जा रहे हैं, जो भी नाम दे दें। उधर बिलावल इमरान खान साहब से मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कंटेनर मांग रहे हैं। इस पर खुद नहीं चढ़ना चाहते, लेकिन कहते हैं कि कंटेनर दे दें किसी तरह इमरान खान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं उनका बहुत बड़ा वेल विशर हूँ। उधर कुरैशी साहब लोगों को बता रहे हैं कि जी एहतजाज की जरूरत नहीं है, एहतजाज किसी तरह रोका जाए। वो डायरेक्ट कह रहे हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम पे एहतजाज की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह एक खिचड़ी सी बनी हुई है। अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा तनकीद कर दी मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी खुलकर कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, और किसका एजेंट कह दिया उन्हें। उस्मान जरा क्लिप चलाइएगा नाजरीन, जरा सुन लें। आपने सुना कि कह रहे हैं जी इंडियन रॉ का एजेंडा, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके पास ऐसा कहना था। फयाजुल हसन चौहान साहब का, जिनके बारे में मशहूर है कि बात करने से पहले तो नहीं सोचते, लेकिन लोग कहते हैं बात करने के बाद ही सोच लें। अक्सर ये बात करने के बाद भी नहीं सोचते, उन लोगों में उन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा तार साहब आपकी तरफ बाद में आऊँगी, पहले डॉक्टर रामेश कुमार साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप बड़े पढ़े लिखे पीटीआई के कारकुन हैं
और मैं आपकी बड़ी इज्जत इस बात पे करती हूँ कि जहां आपकी पार्टी भी गलत होती है आप कह देते हैं कि हाँ यहाँ मेरी पार्टी गलत है, कि ईमानदार सियासतदान की निशानी है। आपसे जानना चाहूंगी, फयाजुल हसन चौहान साहब ने डायरेक्ट कह दिया कि इंडियन रॉ के हाथों में वो खेल रहे हैं। जाहिर बात है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जितनी बात मैं करती हूँ शायद कोई करता ही नहीं होगा। अभी हाल ही में जो हाफिज हमदुल्ला उन्होंने ट्वीट की है कि मेरे बारे में बातें की हैं, बहुत से लोगों ने कोई ट्वीट पढ़ी होगी कि मेरे प्रोग्राम में आना पसंद नहीं करते। खैर मैं उनको बुलाना भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जहां पे जो बात गलत होगी वहां पर मैं भी एहतजाज करूंगी। हम किसी को डायरेक्ट रॉ का एजेंट कैसे कह सकते हैं बगैर सबूत के? किसी को गद्दार कैसे कह सकते हैं बगैर सबूत के? रमेश कुमार साहब। फिजा पहली चीज़ तो ये कि मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट की जो गलती है ना, वो ऐसे इमेच्योर टाइप लोग जिसको समझ नहीं है, जिसके इखलाक के अंदर वो मिठास नहीं है, ज़बान में वो मिठास नहीं है, वो हम मीडिया के ऊपर भेज देते हैं, जिसके ऊपर गैर ज़रूरी हम दुश्मन बना देते हैं, गैर ज़रूरी एक इशू बना देते हैं। इस पर कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब के पास कोई एजेंडा नहीं है आने की, कोई शक नहीं है। मौलाना साहब असेंबली से बाहर है, उसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, वजूहत कोई नहीं है कि यहाँ पे आने की। फंडिंग जो मैंने आपको बात की, ये इशू मैंने बात की, मगर उसके लिए आर्गूमेंट के साथ, ज़बान के साथ बात करनी चाहिए। इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए कि वो उसका एजेंट है या उसका एजेंट है। इसमें कोई डॉक्टर साहब आप ये सारी बातें है फयाजुल हसन चौहान के बारे में कह रहे हैं बगैर डरे बगैर घबराए। मैं देखें, मैं सिंपल, मेरा काम नहीं है किसी को टारगेट करना, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ हमारे सारे लोगों को कि आप, मैं भी वो बात कर रहा हूँ कि मौलाना साहब की एजेंडा नहीं है तो इन्हें रसालत इशू नहीं है, एजेंडा उसके पास नहीं है, वजूहत उसकी नहीं है, टाइम उसका सही नहीं है, असेंबली से बाहर है, इस वजह से वो लेके आ रहे हैं, सारी सही है। मगर आप उसके लिए अपनी ज़बान मीठी सी अगर बात कर लें, वही ज़बान आप अपने अखलाक को क्यों गिराते हो कि आप शाम को सारे टीवी चैनल के ऊपर जीनत बन जाते हो कि इसने ये बात की। परसों मैं देख रहा था फयाजुल हसन चौहान को आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहने लगा। अरे वो प्राइम मिनिस्टर तो बेचारा सब सारा दिन रात लंदन ये वो मेहनत कर रहा है। क्या आज हमें आज़ाद कश्मीर के एक बंदे के साथ भी हमें ऐसी बात करनी चाहिए? मैं तो ऐसी बातों को बड़े कंडेम करता हूँ कि आप आज़ाद कश्मीर के एक एक बंदे के साथ। मैंने तो आपसे सवाल पूछ लिया और आप, मैं आपकी ईमानदारी पर बड़ी मैं खुश हूं कि आपने अपनी पार्टी के एक बंदे के बारे में सारी बातें कह दी। आपने कभी फयाज साहब को समझाया, इस तरह के लोगों को समझाया कि इस्तेमाल करते हैं? मैं एथिक्स के ऊपर लेक्चर देता हूं सारी ब्यूरोक्रेसी को। 1920 और 21 के जब प्रमोशन होते हैं मैं लेक्चर देने चाहता हूं, और मैंने खान साहब को कहा, बाय गॉड मैंने कहा सर मुझे महीने में एक दिन दे, मैं सारे पार्लियामेंटेरियन को एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूं, कम से कम अपनी ज़बान जो है ये। और ये मैं हमेशा कहता था। मियाँ साहब के टाइम पे क्या होता था, हम ऐसे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बैठते थे, सारे खुशामद शुरू कर देते थे, मैं अकेला उठता था, मैं कहता था कि मियाँ साहब ये सारे आपके दुश्मन हैं जो आपकी खुशामद करते हैं। मैडम मरियम नवाज़ को कहता था कि ज़ुबैर और मुसद्दिक़ के अलावा जिन लोगों के साथ आप ये जो बातें सुन रही हैं आपका सारा बेड़ा गर्क ये करेंगे। मेरा काम है, मैं हक और सच की जिसके साथ रहता हूँ वफादारी के साथ उन चीज़ों को बताता हूँ। साहब आपसे पूछते हैं कि वाकई अब आपकी पार्टी के बारे में बात हो रही है, आप बताएं कि वाकई बेड़ा गर्क करेंगे और कितना बेड़ा गर्क किया? देखिए जी, माजी में आप जो मेरी अच्छी बातें तारड़ साहब से नहीं पूछ रही है, वो बात करें कि जो नहीं तारड़ साहब, मैं तारड़ साहब से भी उतनी ईमानदारी एक्सपेक्ट करती हूँ, बड़े पढ़ी लिखी शख्सियत है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने खुद के फयाजुल हसन चौहान साहब को आईना दिखाया ना, क्या दोनों भी क्या को रिप्रेजेंट कर? तारड़ साहब अच्छा, रमेश कुमार साहब की ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लगी लिपटी में बिलीव नहीं करते और जब भी इन्होंने बात की है हकीकत के बहुत नज़दीक ये बात करते हैं। एंड ही स्पीक्स हिज माइंड। पार्लियामेंट में भी यही बात इनके बारे में मशहूर है। तो वो दिल खोल के रख देना, जी दिल खोल के रखते हैं और ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि अगर किसी को कोई बात ना पसंद आ रही हो वो खोल के सामने रख देना। मगर मैं डॉक्टर साहब एक और पॉइंट की तरफ आऊँगा, जो आपने कहा कि कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। आपने कभी अगर सर्कस देखा हो ना, तो बड़ा वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, वो बड़ी मेहनत से कर रहे होते हैं और नेक नीति से कर रहे होते हैं। अब जो एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है वो बड़ी मेहनत से चला रहा है, हथेली पे रखे जी, जो मुंह से आग निकाल रहा है फयाजुल हसन चौहान की तरह, वो मुंह से आग निकाल रहा है। जो वो डंडा पकड़ के रस्सी पर चल रहा है, टाइट रोप वॉकिंग कर रहा है, वो भी बड़ी मेहनत से कर रहा है। मगर वो सारी एक्टिविटी बेहंगम होती है, यानी उसका कोई मकसद नहीं होता, वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। तो इस गवर्नमेंट को ना अपने सर्कस मोड से बाहर आना पड़ेगा। फयाजुल हसन चौहान कभी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बात कर देता है, कभी कह देता है कोई रॉ का एजेंट है,
कभी कोई ख़वातीन के साथ एक अजीब मजाक करते हुए उनकी वो जो है वीडियो वायरल हो जाती है। तो ये अब हुकूमत को थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें हुकूमत बदकिस्मती से मिल गई है, अब वो अपोजिशन मोड से बाहर आए। और ये जो कॉलो फेल का तजाद है ना जी, धरना जब इन्होंने दिया, क्या वो मुल्क दुश्मन धरना नहीं था? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना, वो मुल्क जो कश्मीर के इशू पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके साथ खड़ा हुआ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपके साथ खड़ा हुआ, उसके सदर आ रहे थे और आप कंटेनर पे बिलों को आग लगा रहे थे। आप क्या फरमा रहे थे? आप फरमा रहे थे कि महंगाई कब होती है? जब हुक्मरान करप्ट हो। बेरोजगारी कब होती है? जब हुक्मरान करप्ट हो। मुल्क में कर्जे कब बढ़ते हैं? जब हुक्मरान करप्ट हो। मेरा ख्याल था इमरान खान साहब ऐसी बात कर रहे हैं। वो तो जब इनके 23 फॉरेन फंडिंग के अकाउंट सामने आए तो मैंने कहा ओहो, ये तो ठीक कहते थे कि ये सारे अवामिल तब होते हैं जब हुक्मरान करप्ट होते हैं। तो अब वो धरना हलाल और हमारा धरना या हमारा एहतजाज हराम कर देना, ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन रहे हैं, एक पत्ता नहीं टूटा। मरियम नवाज साहिबा के एहतजाज देख लें, यौम सियाह 25 जुलाई का देख लें, अक्रॉस द कंट्री इन्होंने क्या किया। वो असद इसमतुल्लाह जुनेजो नामी एसपी की दुर्गत बनाने से लेके पीटीवी पे हमला करने से लेके पार्लियामेंट के गेट तोड़े। मजहब कार्ड का इस्तेमाल किसने किया? इनके कज़न होते थे कनाडा में, अलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जो इनके सियासी और मजहबी कज़न थे, सियासी भी थे, मजहबी भी कज़न थे। वो कब्रें खोद रहे थे, आप बेल जला रहे थे, आप पार्लियामेंट के गेट तोड़ रहे थे, लानत भेज रहे थे। चीन यहाँ पे $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने आ रहा था, आप कह रहे थे जी हम रेड जोन खाली नहीं करेंगे। आपके लोगों के पास कील थे, डंडे थे, हथौड़े थे, जिन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट के वो बोर्ड के ऊपर कपड़े लटकाए और कपड़े सुखाए। यानी वो ठीक था। और जब आप कश्मीर के ऊपर फेल हो रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी फेल हो रही है, आपको कोई शख्स आईना ना दिखाए। तारड़ साहब एक सवाल फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। तारड़ साहब मुझे ये बता दें, अब आप चूंकि ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेर वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करें, तो जरा शेर बन के जवाब दीजिएगा, ऑनेस्ट बन के जवाब दीजिएगा बहादुरी से, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और तमाम लोग चाहे आधा अधूरा मॉरली कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें, फिजिकल अपेयरेंस हो ना, बिलावल कहते हैं कंटेनर दे दें, PMLN भी आधी अधूरी उनके साथ ही है। ये बता दीजिएगा, जिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की कॉल पर तमाम लोग लब्बाइक कहने की तैयारी कर रहे हैं, आधी अधूरी या पूरी, उन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर के लिए क्या किया था? 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के मरात ली वजीर के लेवल की, और मिनिस्टर इनक्लेव के AC मुफ्त में इस्तेमाल किए, मुफ्त में वहां पे मजे लिए, लाखों की तो लस्सी पी जाते हैं वो। तो मुझे बताओ उन्होंने क्या किया आज तक? देखिए कश्मीर, इमरान खान साहब कश्मीर पे कुछ नहीं कर सके, चले कुछ चिट देखे बगैर कुछ बोल के तो आए वहां पे। नहीं बोल के आए, बट आप मुझे ये बताइए ना कि ट्रेंड तो करते रहे इंटरनेशनली, ट्विटर पे लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान के कश्मीर के हवाले से किसी चीज का कंपैरिजन क्यों नहीं बनता डॉक्टर साहबा? इसलिए कि 72 साल में भारत की जुर्रत नहीं हुई थी कि वो इतना बड़ा कर्फ्यू लगाता और 370 और 35 रिवोक करता। तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, इसलिए इमरान खान साहब के इक़दामात का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पहली बार नहीं हो रहा है तारड़ साहब, बड़ी माओ ने अपने बच्चे वो तो फिर मैं अगर मैं अपने वज़ीर आज़म की बात करूं तो मेरे वज़ीर आज़म आजादी की जंग लड़ते डॉक्टर साहब, मेरे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बुरहान वानी शहीद का जिक्र किया UN जनरल असेंबली के फ्लोर पे, और इंतफादा का जिक्र किया। वो मूवमेंट जो बच्चों ने पत्थरों के जरिए चलाई थी, 23 दफा कश्मीर का वहां पे जिक्र हुआ। तो देखिए हम अपने दौर में कश्मीर के लिए आवाज भी उठाते रहे हैं, जनरल असेंबली में भी, तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे। और मैं कहती हूँ कुर्बानी उन माओं की जिनको पता है कि हमारे बच्चे जो है वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और अपने दिल से कह रही जाओ शहीदों के वापस आ जाओ, क्योंकि आजादी चाहिए हमें, गुलामी नहीं चाहिए। मैं अपने 7 बेटे कुर्बान कर दूंगी, शहीद करवा दूंगी, सिर्फ इसलिए कि हमें आजादी चाहिए। तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब ऐसा क्या कर दिया आप लोगों की गवर्नमेंट ने कि कश्मीर आपके गले में पड़ गया, और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का जितना भी मामला है वो आपकी गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है? अरे वहां पे अंदर खाते हुए जो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गैर आईनी एक इकदाम उठाया उस आर्टिकल के हवाले से, उसमें इमरान खान साहब का क्या कसूर? क्या इमरान खान से मशवरा दिया था कि ऐसा कर लो मोदी? ट्रंप से ट्रैप होके आया ना जी, ब्लफ फिर ट्रंप ने किया ना, ये भी तो बात है। पहली चीज तो ये कि कश्मीर का इशू 72 साल से अप एंड डाउन चल रहा है। आज की बात नहीं है कि पहली मरतबा ये कश्मीर का इशू चला है, कभी अप कभी डाउन। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पोजीशनें रही हैं, जितने भी हुक्मरान रहे हैं, कभी किसी ने अपनी मिसमैनेजमेंट की तरह, किसी ने अपनी अन्ना की खातर, किसी न किसी वजह से कश्मीर के साथ वो सिंसियरिटी नहीं दिखाई। सिंसियरिटी ये दिखाई कि ट्वीट आ जाते हैं, तकरीरें हो जाती हैं, अच्छे तरीके से मैसेज आ जाती हैं, मगर अन्ना हमेशा आगे आती है
और हम किसी भी कश्मीर की स्ट्रगल को आवाज़ ज़रूर उठा देते हैं मगर नतीजा केस नहीं बना सकते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि मोदी ने जो ब्लेंडर किया है, इस ब्लेंडर के बाद होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन भी ये नहीं कहती कि हमें प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर डिस्कस करना है, गवर्नमेंट भी ये कहती कि हम भी चले जाते हैं अपोजिशन के पास और उनको मिलाते हैं, क्योंकि मेरा आवाज़ इतनी अहमियत तब तक नहीं रखता जब तक अपोजिशन का मेरे हाथ में हाथ नहीं होगा। ये होना चाहिए था इस कश्मीर के स्ट्रगल के बाद, मगर वो मैसेज नहीं गया। जब जॉइंट सेशन हुआ कश्मीर के हवाले से, वाहिद मेरी एक स्पीच थी कि मैं आज भी मायूस हूँ कि कश्मीर के हवाले से इजलास हो रहा है। पहले जो उसकी गलती को, अपना सवाती की गलती को लिया गया, फिर एहतजाज किया गया। 1 किलोमीटर दूर जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव थे वो देख रहे थे हमारी सिंसियरिटी कितनी है, हमारी सीरियसनेस कितनी है, चाहे गवर्नमेंट की चाहे अपोजिशन की। मैं इस मैसेज को बार बार पैनल से आवाज आ रही है कि टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। रामेश कुमार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अताउल्लाह तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अखुनज़ादा चट्टान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन वो ट्रैवल करे तो उनकी आवाज़ बार बार डिस्टॉर्शन हो रही थी तो हम उनकी बात नहीं सुन पाए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।